सारणिक। कल हमने अध्ययन किया था सखंड। सखंड के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। सखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, सारणिक के अवयवों का सखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसी को थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लिया था तृतीय कोटि का सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जैसे कि ये कौन सा अवयव है, पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। कल मैंने इसका सखंड निकाल के दिखाया था। A11 का सखंड, A11 का सखंड मैंने निकाला था कल। इसके सखंड को हम निरूपित करते हैं। A11 का सखंड, इसको हम कैपिटल A से निरूपित करते हैं, और ये 1 1 है तो ये भी 1 1, पहले पंक्ति का पहला अवयव। हमें क्या प्राप्त हुआ था, किसके बराबर प्राप्त हुआ था, ये M11। मतलब ये है कि इस अवयव का सखंड और उसका उपसारणिक आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अब एक आध दो और हम लेते हैं, उसके आधार पे हम बाकी का निकाल सकते हैं। अब देखिए अवयव A12 का सखंड अवयव A12 का सखंड, इसके लिए फार्मूला क्या है, ये जैसे कि ये फार्मूला है AIJ, आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ -1 टू द पावर I प्लस J इंटू M, कैपिटल M IJ। M मतलब उसका उपसारणिक, उस अवयव का उपसारणिक, M फॉर माइनर, और माइनर मतलब उपसारणिक। किस अवयव का, ये जो अवयव का हम क्या निकाल रहे हैं, सखंड निकाल रहे हैं। ये अवयव पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव है। तो देखिए ये पहला नंबर किसके लिए होता है, मैंने बताया था आपको, पंक्ति के लिए, आई के लिए है। ये दूसरा नंबर किसके लिए है, स्तंभ के लिए है। मतलब ये किसके लिए, किसके जगह पे आएगा, ये जे के स्थान पे आएगा। तो अब ये इसको हम व्यक्त करते हैं A12 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 M12। ठीक है, अब देखिए A12 इज इक्वल टू -1 की घात 3। अब ये जो अवयव है A12, इसका हमें उपसारणिक लिखना है। तो हमने क्या बताया था आपको, ये अवयव जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है, उस अवयवों को क्या करना है, हमें छोड़ देना है। कौन से पंक्ति में है, पहले पंक्ति में, ये अवयव को हम छोड़ देंगे, ये छूट जाएगा। कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में। बाकी जो बचेंगे अवयव, बाकी जो सारणिक बचेगा, वो इस अवयव का क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये पहला पंक्ति छूट गया और दूसरा स्तंभ छूट गया। ये जो बचा ये जो अवयव है इसका क्या होगा, उपसारणिक होगा। ये इस तरीके से द्वितीय कोटि का हमें उपसारणिक प्राप्त होगा। A21, A23, A31, A32। A12 is equal to A12, ठीक है। सॉरी यहाँ पे A21, A23, A31, A31, A33, ठीक। -1 की घात 3, -1 इंटू A21, A23, A31, A33। अब -1 का जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बाहर रहने दीजिए, माइनस A21, A23, A31, A33। ये क्या चीज है, देखिए ये क्या है, उपसारणिक है। किसका उपसारणिक है, A12 का। A12 का क्या है, उपसारणिक है। तो इसको हम लिखेंगे A12 बराबर -M12, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कल आपने देखा था कि A11 इसका सखंड क्या मिला था हमें, M11। अभी हमको क्या मिला, A12 बराबर हमें क्या मिला, -M12। मतलब ये जो अवयव है उसका सखंड उसके ऋणात्मक उपसारणिक के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे आप इसी प्रकार से बाकी जितने भी अवयव हैं उसका आप सखंड ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि A12 1 और 2 का योग क्या आएगा, 3 आएगा। 3 मतलब विषम। तो जहां पे ये घात विषम में आएगा, ऋण 1 की घात जहां पे क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, वहां पे हमें ये ऋणात्मक के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, ऋणात्मक। उसके ऋणात्मक उपसारणिक के क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। जहां पे विषम वाला है वहां पे किसी अवयव का सखंड उसके ऋणात्मक उपसारणिक के क्या होगा, उसके उपसारणिक के ऋणात्मक मान के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से A13 के किसके बराबर होगा, 3 और 1 4, ये धनात्मक है। तो ये मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, M13। वेरी गुड, ठीक। उसी प्रकार से A21 हमें क्या मिलेगा, -M21। क्लियर है। A22 ये 2 धन 2 4, ऋण 1 की घात क्या होगा, सम संख्या। तो ये मिल जाएगा हमें M22।
A23 माइनस M23 A31 माइनस प्लस M31 A32 माइनस M32, 3 और 2 5। इसकी घात जो आएगी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। उसकी घात जो होगा वो विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो विषम संख्या आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। A33 ये हमें क्या मिलेगा, M33, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तृतीय कोटि सारणी के सभी अवयवों का सखंड ज्ञात कर सकते हैं। और एक उसमें से एक आपने संबंध भी देख लिया, उस अवयव के सखंड और उसके उपसारणिक में क्या संबंध है। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे वो सम वाला स्थिति है वहाँ पे क्या हो रहा है, धनात्मक आ रहा है। उसका जो सखंड है उसके उपसारणिक के ही क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और जहाँ पे विषम वाली स्थिति है वहाँ पे क्या हो रहा है, उस अवयव का सखंड उसके उपसारणिक के ऋणात्मक मान के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। एक मैं सवाल लेता हूं, ये उपसारणिक और सखंड से संबंधित है। ये उदाहरण का सवाल है। एक सारणिक है जिसके अवयव, पहले पंक्ति के अवयव 1 2 3, दूसरे पंक्ति के अवयव हैं 4 5 6, तीसरे पंक्ति के अवयव हैं 7 8 9, 7 8 और 9। इस सारणिक में अवयव 6 के अवयव 6 के सखंड और उपसारणिक में अनुपात ज्ञात कीजिए कि सखंड और उपसारणिक में अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, इधर देखिए, अवयव 6 के सखंड और उपसारणिक में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अवयव 6 है, इसका पहले हमें क्या निकालना है, पहले इसका क्या निकालना है, हमें सखंड निकालना है। फिर हम क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। फिर हम क्या लेंगे, उसका
अनुपात लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए इसको। अब पहले तो हमें देखना है, इसकी पोजीशन देखना है। पोजीशन ये कौन सा पंक्ति में है, ये दूसरा पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में, तीसरा स्तंभ में। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 8 2 3 होगा। अवयव 6 का सखंड अवयव 6 का सखंड। हमारा सूत्र क्या है, AIJ बराबर -1 की घात I + J इंटू MIJ। अब यहां देखिए, I के स्थान में कितना है, कितना नंबर है 2, और J के स्थान पे क्या है 3। तो अवयव 6 का सखंड को हम निरूपित करेंगे A23 से। A23 ये क्या बता रहा है, अवयव 6 का क्या बता रहा है, सखंड बता रहा है। A23 बराबर -1 की घात 2 धन 3 इंटू M23। M23 क्या है, M23 अवयव 6 का उपसारणिक। अवयव 6 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये जिस पंक्ति में है उसके अवयव को छोड़ देंगे, जिस स्तंभ में है उसके अवयव को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जो बचेगा जो सारणिक, उसका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। तो क्या बचेगा बताएंगे आप लोग, अगले स्टेप में लेते हैं इसको। A23 इज इक्वल टू -1 की घात 5 M23 1, ये छूट गया और ये छूट गया, 1 2 7 8। A23 -1 की घात 5 -1। अब ये कौन सी कोटि का सारणिक है, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। ये द्वितीय कोटि का सारणिक का प्रसार हम जानते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का क्या करते हैं, गुणनफल। इसको आप डायरेक्ट ले लीजिए, 8 गुणा 1, 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। A23 बराबर -1 और ये 8 ऋण 14 कितना हो जाएगा, -6। A23 बराबर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो गया 6 गुणा 1 6। ये क्या निकला, ये निकला अवयव 6 का सखंड निकला। अवयव 6 का क्या निकला, सखंड निकला। अब इसके पश्चात हम अवयव 6 का उपसारणिक निकालते हैं। अवयव 6 का उपसारणिक, अवयव 6 का उपसारणिक। ये हो जाएगा हमारा M23 इज इक्वल टू, ये छूट गया, ये छूट गया, ये 1 2 7 8। ठीक है, अब इसका प्रसार ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, ये
मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस शेष अवयवों का गुणनफल। 8 ऋण क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या मिलेगा हमें माइनस का 6। ये हो गया हमारा अवयव 6 का उपसारणिक। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है अवयव 6 के सखंड और उपसारणिक में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात मतलब उसको हमको बटा के रूप में लिखना है। अनुपात सखंड और किसका अनुपात उपसारणिक अनुपात। सखंड को हमने किससे निरूपित किया है ए से A23 बटा M23 बराबर A23 कितना है इसका मान 6 अपान क्या हो जाएगा -6। ये माइनस हम ऊपर लिख सकते हैं -6 अपान 6। 6 में 6 का भाग करोगे तो क्या आएगा 1 हट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या मिलेगा -1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका हमें अनुपात कितना मिला -1 मिला। ठीक है, सखंड के एक आध प्रश्न और ले लेते हैं हम और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक सारणी के हमारे पास 1 2 -1 -2 ये कौन सी कोटि का सारणिक है द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसके सभी सखंडों को ज्ञात कीजिए। सभी सखंडों को ज्ञात कीजिए। सभी अवयव के हमें सखंड को क्या करना है ज्ञात करना है। फार्मूला वही है इसका। इसमें तो द्वितीय कोटि में और आसानी से हो जाएगा, तो भी हम जो तरीका है जो फार्मूला मेथड उसी से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A11 इसके लिए A12 A21 A22 अवयव 1 का सखंड अवयव 1 का सखंड अवयव 1 का सखंड हमारा ये हो जाएगा। ए पोजीशन क्या है इसका 1 1 A11 इज इक्वल टू -1 की घात क्या हो जाएगा 1 + 1। और ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको आप छोड़ दीजिए। वो क्या होगा उस अवयव का उपसारणिक होगा। यहाँ पे हम उसका उपसारणिक लिखेंगे। यहाँ पे हम उसका उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक कितना हो जाएगा -2। हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। AIJ
इज इक्वल टू -1 की घात i धन j इंटू m i j। तो अवयव 1 का उपसारणिक कितना हो गया? -2, यहाँ पे मैंने रख दिया -2, और ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर इंटू -2। -1 के स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? +1, 1 इंटू -2, ये हमें मिल जाएगा -2। ये किसका सेकंड निकला? अवयव 1 का। अब उसके बाद देखिए A12 मतलब किसका सखंड? ये जो +2 का। अगर समान अवयव हैं एक सारणिक में, अगर समान अवयव हैं तो हम उसको पोजीशन के आधार पे उसको हम आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करते हैं कौन से अवयव की बात हो रही है करके। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन क्या है? 1 2, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये मैं सीधा अब इसको लिख रहा हूँ, हो जाएगा -1 की घात 1 धन 2, और इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा? इसका उपसारणिक ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू -1 की घात 3 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 और ये गुणा -1, तो ये हमें मिल जाएगा -1 इंटू -1 +1। अब इसी प्रकार से अवयव -1 का हमें सखंड निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? A21, इसमें केवल आप उस पर ध्यान रखिए, उसकी पोजीशन को। सम वाला है कि विषम? विषम वाला में आपको क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, और सम वाला में क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट लिख दो इसको, ये हो जाएगा -1 की घात 2 धन 1 और इंटू क्या हो जाएगा? 2। तो ये A21 इक्वल टू -1 की घात क्या हो जाएगा? 3, -1 की घात 3। तो ये हमें क्या मिलेगा? -1 इंटू 2, A21 माइनस क्या मिलेगा? 2। इसी प्रकार से हमें A22 -2 का सखंड, ये क्या मिलेगा हमें? ये हमें मिल जाएगा, इसका 2 धन 2 क्या हो जाएगा? 4, धनात्मक मिलेगा। ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये सीधा इसको हम लिख देते हैं 1। तो इस प्रकार से हम सखंड को अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात हम लेंगे तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। अभी तक हमने क्या क्या लिया? द्वितीय कोटि का सारणिक लिया, द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार लिया, उनके अवयवों का हमने क्या निकाला? सखंड निकाला, उसके उपसारणिक निकाला, उनके अवयवों का उपसारणिक निकाला, और एक आध दो प्रश्न हमने उसका हल किया। मेरे ख्याल से इतने में आपका ये उपसारणिक और सखंड का कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ें, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम लेंगे, हमारा अगला टॉपिक होगा तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार।
तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार। उसका हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तृतीय कोटि के सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है, या उसको हम प्रसार कह देते हैं। ये हमारे पास एक सारणिक है तृतीय कोटि का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका प्रसार ज्ञात करने के लिए हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका हम प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। इस सारणिक तृतीय कोटि सारणिक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम इस सारणिक का प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कौन सी पंक्ति है? प्रथम। किससे उसको व्यक्त करते हैं? R1 से। कैपिटल R होता है R1। ये हमारा कौन सी पंक्ति है? R2 दूसरी पंक्ति है। ये हमारा कौन सी पंक्ति है? तीसरी पंक्ति है। इसको हम R3 से व्यक्त करते हैं। ये हमारा कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ है, C1 से व्यक्त करते हैं। ये C2 दूसरा हमारा स्तंभ है, और ये C3। ठीक है। अब हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, या इस सारणिक का हमें प्रसार ज्ञात करना है, तो हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो नियम है, इसका जो रूल है, उसको आप पहले अच्छे से समझ जाइए। अच्छे से आप जब इसको समझ जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप बहुत इजीली, आसानी से फिर इसका प्रसार आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः हम ज़्यादा करके पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं, पहले पंक्ति के सापेक्ष। लेकिन कई बार ऐसा स्थिति भी आता है, जब सारणिक के हम बड़े प्रश्न हल करते हैं तो हमें द्वितीय पंक्ति या तृतीय पंक्ति या किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है, तो उसको हमको अच्छे से जानना जरूरी है, उसके नियमों को हमको जानना जरूरी है। तो हम पहले लेते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। R1 के सापेक्ष, R1 मतलब पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करना। R1 के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना, इस सारणिक का मान ज्ञात करना। तो हम कैसे करते हैं? देखिए, हम सबसे पहले उसके पहले अवयव को लेते हैं। क्या लेते हैं? उसके पहले अवयव को लेते हैं हम। पहला अवयव क्या है? A11। पहला अवयव है हमारा A। ठीक। उसके साथ हम किसका गुणा करते हैं? उसका उपसारणिक का, उसके उपसारणिक का। उसका उपसारणिक क्या हो जाएगा? ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। बोलिए क्या होगा इसका उपसारणिक? A22, A23, 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 A32, A33। अब देखो, जहां ये जैसे प्लस से स्टार्ट हुआ, जो विषम वाला स्थिति है वहां पे माइनस आएगा। विषम वाला में क्या आएगा? हाँ, माइनस आएगा।
आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे, माइनस ये दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, गुणा क्या होगा उसका, क्या होगा उसका, किसके साथ उसका गुणा, उसमें किसका गुणा होगा, उपसारणिक का। तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। A21 A23 A21 A21 A23 A31 A33 ये, फिर प्लस। बस ध्यान में आप ये रखेंगे, अगर ये प्लस से स्टार्ट हुआ तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अगर वो माइनस से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस फिर माइनस। उसको भी अभी स्पष्ट कर रहा हूं मैं। देखिए अब इसका तीसरा अवयव क्या है, A13 इसका उपसारणिक का गुणा हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। A21 A22 A31 A32 ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसका आप मान निकालोगे। इसका मान हम कैसे निकालते हैं, पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का छोटा कोष्ठक में ले लेंगे इसको, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस शेष अवयवों का गुणनफल। ये आप अच्छी तरीके से आप इसको जान चुके हैं। फिर माइनस, फिर उस तरीके से ऐसा हमको करना है, और इस प्रकार से ये सारणिक का हमें मान ज्ञात हो जाएगा। अभी हमने किसके सापेक्ष प्रसार किया, R1 के सापेक्ष प्रसार किया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी स्थिति है, सम है कि विषम है, सम है ना। तो प्लस ये विषम, ये हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और उसके बाद ये किस में आएगा, ये माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप देख लीजिए आप किसके सापेक्ष आप प्रसार करना चाहते हैं। वैसे जनरली हम लोग R1 के सापेक्ष ज़्यादा करके करते हैं, उसमें क्या हमारा अभ्यास हो जा रहता है और फिर उससे गलती होने के चांस कम होती है। लेकिन कई बार ऐसे स्थिति आता है कि हमको किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ के सापेक्ष क्या करना होता है, प्रसार करना होता है। तो जैसे कि आप अभी किसके सापेक्ष प्रसार किए आपने, हमने किसके सापेक्ष प्रसार किया, R1 प्लस माइनस प्लस। फिर अगर हम द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, फिर तृतीय पंक्ति प्लस माइनस प्लस। अगर इसको ऐसा लें तो प्लस माइनस प्लस, C1 में, C2 में माइनस प्लस माइनस, और C3 में प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से हम तृतीय कोटि के सारणिक का हम प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपने इसका नियम जान चुका है, तृतीय कोटि सारणी का प्रसार हम कैसे ज्ञात करते हैं।
इसके कुछ सवाल जो हैं, इसके जो संख्यात्मक जो आंकड़े वाले जो सवाल हैं वो हम कर लेंगे, और इसी के साथ आज का कक्षा समाप्त होता है। धन्यवाद।